हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत है डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम और आज के लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूँ जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स माना जाता है कि पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने सीड फॉर्मेशन शुरू किया। आप सब जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और आल्गी वो सीड्स प्रोडक्शन नहीं कर पाते, वो सीड फॉर्म नहीं कर पाते, वो स्पोर्स के जर्मिनेशन से ही नई प्लांट बॉडी को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं। कहा जाता है कि टेरिडोफाइट्स के इवोल्यूशन से जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस हुए और जिम्नोस्पर्म्स वो पहली प्लांट स्पीशीज का ग्रुप है जो सीड्स प्रोडक्शन कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म नाम कहाँ से आया? तो चलिए अब समझते हैं कि इन प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म्स ऐसा नाम क्यों दिया गया। तो हम सब जानते हैं कि मोस्टली जो ये वर्ड्स होते हैं वो लैटिन डिराइव्ड होते हैं, लैटिन लैंग्वेज से हम डिराइव्ड करते हैं इनको। तो जिम्नोस जो है, इस वर्ड का मीनिंग है नेकेड, मतलब जो खुले है, ओपन है। कौन सी चीज़ है जो एक्चुअल में ओपन है? तो वो है सीड्स। मतलब आप कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स का मीनिंग है कि जिनके सीड्स खुले हैं, ओपन है, किसी भी कवरिंग से कवर्ड नहीं है। आप देखिए पपाया, देखिए पपाया के सीड्स होते हैं, उसके आसपास फ्रूट का कवरिंग है। ग्वावा के सीड्स के आसपास फ्रूट का कवरिंग है। इवन ग्रेप्स के सीड्स के आसपास ग्रेप के फ्रूट का कवरिंग है। तो सारे सीड्स को मोस्टली फ्रूट्स का कवरिंग मिलता है। एंजियोस्पर्म्स की हम बात कर रहे, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे। एंजियोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म नाम इसलिए मिला क्योंकि स्पर्म्स मीन्स सीड्स और एंजियो मीन्स कवर्ड। उनके सीड्स फ्रूट से कवर्ड थे, पर जिम्नोस्पर्म्स के सीड फ्रूट से कवर नहीं होते। इस वजह से हमने इसको नाम दिया नेकेड सीड्स, मतलब कि जिम्नोस्पर्म्स। ऐसा क्यों होता है कि इनके सीड्स को फ्रूट का कवरिंग नहीं मिल पाता, जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट कवरिंग नहीं हो पाता? क्योंकि मैं आपको बता दूं, शुरुआत में हम लोगों ने ये चीज़ को समझा था कि जो ओव्यूल होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवेरी होती हैं वो जो जिसके अंदर ओव्यूल्स भरे हुए होते हैं वो फ्रूट में कवर हो जाते हैं। पर मतलब कह सकते हैं ओवरी फ्यूचर फ्रूट है और ओव्यूल्स फ्यूचर सीड। पर आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ओव्यूल्स हैं वो एनक्लोज्ड नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवेरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। क्योंकि ओवेरी वॉल से ओव्यूल्स कवर्ड ही नहीं है, तो कैसे सीड्स के आसपास फ्रूट्स बन सकते हैं? दैट्स व्हाई both before and the after fertilization ovules remain exposed। वो खुले ही रहते हैं। जब ओव्यूल्स होते तब भी वो एकदम से एक्सपोज्ड होते, खुले होते, और जब ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तब भी वो ओपन ही होते हैं, उनके आसपास कोई भी कवरिंग नहीं देखने को मिलता। तो ये रीज़न है कि क्यों हमने जिम्नोस्पर्म्स को जिम्नोस्पर्म ऐसा नाम दिया। देखिए यहाँ पर एक ब्यूटीफुल जिम्नोस्पर्म का मैंने फिगर रखा हुआ है। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। हम समझ चुके हैं कि भाई इनमें सीड्स को कोई कवरिंग नहीं मिलता फ्रूट्स का, इस वजह से हमने इसको नाम जिम्नोस्पर्म दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म्स की जो बेसिक फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या होती है, वो कैसी होती है। तो हाइट, इनमें श्रब्स भी होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे तुलसी हम श्रब्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, पर वो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल नहीं है। पर फॉर एन एग्जाम्पल तुलसी जितनी साइज के भी जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं, हम उनको श्रब्स कहेंगे। मीडियम साइज के ट्रीज भी होते हैं और टॉल ट्रीज भी होते हैं। जिम्नोस्पर्म सबसे ज़्यादा फेमस है उसकी हाइट को लेकर, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में एक प्लांट स्पीशीज ऐसी है जिसकी हाइट दुनिया में सारे प्लांट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा ट्री है, द बिगेस्ट ट्री
वो है जायंट रेडवुड। इसका जो वुड है वो रेडिश कलर का है और ये राक्षसी कदावर एकदम दिखता है, इसलिए हमने इसको जायंट वर्ड दिया, राक्षसी रेडवुड कंटेनिंग प्लांट। यहाँ पर मैंने ये फिगर इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि यहाँ पर एक इंसान को दिखाया है। जरा इस इंसान को ध्यान से देखिए और उसी की हाइट को और उसी के स्ट्रक्चर को देखते हुए पता चल सकता है कि ये जो प्लांट है वो कितना बड़ा होगा। द बिगेस्ट कह सकते हैं प्लांट, जिम्नोस्पर्म का ये जो प्लांट स्पीशीज है वो दुनिया में सबसे बड़ा ट्री माना जाता है और इसका एक नाम भी है और इसका नाम है सिकोया। इसका पूरा नाम यहाँ नहीं दे रखा है, पूरा नाम है सिकोया सिम्परविनस। आप इसको गूगल कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज है और इसको पूछा जा सकता है। राइट अबाउट द बिगेस्ट ट्री और द टॉलेस्ट ट्री प्रेजेंट इन द वर्ल्ड और ऑन द अर्थ। स्टेम की बात करते हैं। इनका स्टेम कैसा होता है, तो आप सब जानते हैं कि स्टेम्स के अंदर ब्रांचेस होती है। मैंगो ट्री, नीम ट्री को आप देखिए जो एंजियोस्पर्म्स के एग्जांपल है, उनमें कैसी ब्रांचेस देखने को मिलती है। पर अशोका को देखिए, अशोका के पास ब्रांचेस नहीं होती। तो उसी तरीके से इनमें भी दो किस्म की स्पीशीज का ग्रुप है। जैसे साइकस नाम की स्पीशीज जो है उसके पास कोई ब्रांचेस ही नहीं होती, वो पूरा प्लांट अनब्रांच्ड है। फिगर आप देख सकते हैं गूगल के अंदर। और पाइनस और सेड्रस नाम के जो प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म में, उनके पास ब्रांच्ड स्टेम्स है, जिस तरीके से नीम में और मैंगोस में पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में। ठीक उसी तरीके से पाइनस और सेड्रस में ब्रांचेस देखने को मिलती है। तो ये हमने बात की दो किस्म के स्टेम्स की, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। साइकस अनब्रांच्ड का एग्जांपल है, पाइनस सेड्रस ब्रांच्ड स्टेम का एग्जांपल है। अब हम बात करने वाले हैं लीव्स की। जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स कैसे होते हैं, तो इनके लीव्स सिंपल हो गए या तो कंपाउंड हो गए। अब सिंपल लीफ किसे कहेंगे और कंपाउंड लीफ किसे कहेंगे, इसके बारे में डिटेल में 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, पर फिलहाल मैं आपको बता ही देता हूँ अगर यहाँ पर बात खुली है तो मोस्टली लीव्स कहाँ चिपके हुए होते हैं, स्टेम से। तो ये मैं एक स्टेम बना रहा हूँ, हमें एक स्टेम बनाना पड़ेगा पहले तो ये एक छोटा सा स्टेम है। अब इसको थोड़ा अपने कलर कर देते हैं। चलिए इसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया है हमारे स्टेम को। और अब स्टेम में से एक लीफ फॉर्म हुआ है। अब एक लीफ को फॉर्म करते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकला है, सॉरी लीफ निकला है, और इस तरीके से एक लीफ का फॉर्मेशन हुआ। अब इस लीफ में हम वेन्स फॉर्म करते हैं। तो ये जो लीफ है वो लीफ सिंगल है, ब्रांच के साथ एक सिंगल लीफ स्ट्रक्चर यहाँ पर चिपका हुआ है। ऐसे लीफ को हम सिंपल लीफ कहेंगे। तो कंपाउंड लीफ फिर कैसे होंगे, तो देखिए कंपाउंड लीव्स कैसे होते हैं। अब मैं कंपाउंड लीफ बना रहा हूँ। सबसे पहले हम वापस से एक और बार क्या बना लेंगे, स्टेम स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसको मैं ग्रीन कलर से फिलहाल फिल कर दे रहा हूँ और फिर हम वापस से उनमें से एक लीफ बनाएंगे। तो ये मैंने वापस से एक लीफ स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, उसको भी फिल कर देते हैं अंदर से। इसको मैंने ब्लैक कलर से फिल कर दिया है। अब जैसे कलर के मैं लीफ बना रहा हूँ वैसे हो गए नहीं, पर दिखे अच्छे इसलिए ऐसे बना रहा हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर लीव्स बना रहे हैं। अब देखिए कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि मैं जो बना रहा हूँ वो उसका रीज़न यही है क्योंकि कंपाउंड लीव्स थोड़े से अलग दिखते हैं। अब हम लीव्स बना रहे हैं, देखिए तो नीम के पत्तों को याद करिए। तो बहुत से छोटे छोटे लीव्स यहाँ चिपके हो गए, इसको हम लीफलेट्स कहेंगे जब मैं बना रहा हूँ वो। तो ये है तो सिंगल लीफ, ये एक ही लीफ है। अभी जो हमने बनाया वो एक सिंगल लीफ है, पर इसमें छोटे छोटे बहुत से लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, ये सब जो है वो लीफ नहीं है, वो लीफलेट्स है।
एक्चुअल में ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है वो लीफ है। तो जब लीफ ऐसा होता है कि उसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफलेट्स, स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, तो ऐसे लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। फिलहाल आपको याद ना रहे तब भी अच्छा है, क्योंकि इसका डिटेल जो है वो हमें 5th चैप्टर में मिलेगा। ये जो लीफ है वो फेदर लाइक अपीयरेंस देता है, इसलिए इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम पिनेट लीव्स भी कहते हैं, मतलब जो फेदर जैसा दिखे, इसके लिए ये भी वर्ड है। साइकस के अंदर पिनेट टाइप ऑफ लीव्स देखने को मिलते हैं। नीम में भी मोस्टली हमें पिनेटली कंपाउंड लीव्स देखने को मिलते हैं। हम सिंपल और कंपाउंड लीव्स के बीच का डिफरेंस है वो समझेंगे चैप्टर 5 के अंदर, फिलहाल वो हमारा कंसर्न नहीं है। पर साइकस में ये जो लीव्स देखने को मिलते हैं फेदर लाइक लीव्स, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं वो इवन परसिस्ट कर सकते हैं फ्यू इयर्स के लिए। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि देखिए, साइकस के लीव्स परसिस्ट कर सकते फॉर अ फ्यू इयर्स। मोस्टली आप सब जानते हैं कि ऑटम जब आती है तब सारे प्लांट्स के लीव्स जो है वो गिर जाते हैं, पर साइकस के जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं फेदर लाइक लीव्स, वो ऑटम में नहीं गिरते और कुछ सालों तक वो प्लांट्स पे चिपके हुए रहते हैं। ये एक नई बात है हमारे लिए जानने की। दूसरी चीज, जिम्नोस्पर्म्स को ऑलवेज हार्श कंडीशन मिली है, बड़ा नसीब इनका खराब रहा है। अनफॉर्चुनेटली इनके हाथ में हार्श एनवायरमेंटल रीजन्स ही आए हैं, तो उनको एक्सट्रीम लेवल पर बियर करना पड़ता है टेम्परेचर को। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर मोस्टली होता है, स्नो एरिया में ये ग्रो होते हैं। ह्यूमिडिटी का बड़ा प्रॉब्लम रहता है कोल्ड एनवायरनमेंट में एरिया में, और विंड की वजह से इनकी बॉडी का वाटर लेवल है वो रिड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। और इन सब से खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट के ओपोज में हम लोग नहीं रह सकते। कहावत है, पानी में रहना और मगरमच्छ से बैर कैसा। तो एनवायरनमेंट से कोई नहीं जीत सकता, हमें झुकना पड़ेगा, हमें एडप्ट होना पड़ेगा। जो प्रवाह है पानी का, जो फ्लो होता है वाटर का, उसके ऑपोज में कभी भी स्विम नहीं करना चाहिए। अगर आप एनवायरनमेंट के साथ साथ चलेंगे तो बहुत लंबी दूरी तय कर पाएंगे। एनवायरनमेंट के ऑपोज में जो जाता है वो टिक नहीं पाता। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा था, इसलिए जिम्नोस्पर्म्स ने खुद में एडप्टेशंस किया, और उस एडप्टेशन में उन्होंने कौन सी एडप्टेशंस को डेवलप किया है ज़रा देखते हैं। तो देखिए, कॉनिफर्स जो होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है, उन्होंने अपने लीव्स को नीडल लाइक बना दिया। इससे सरफेस एरिया बड़ा रिड्यूस हो जाता है, सरफेस एरिया जो है वो इससे रिड्यूस हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ये जो आपको लीव्स दिख रहे हैं वो निडल लाइक है, इससे सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। सरफेस एरिया अगर डिक्रीज हो जाता है तो वाटर लॉस भी साथ साथ में डिक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ ये लीव्स अगर आप ध्यान से फोटोग्राफ्स में देखेंगे तो आपको ये प्लास्टिक जैसा लुक देंगे। काफ़ी सारे अपने प्लांट्स के लीव्स को देखा होगा, और कई बार तो हम ये भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये ट्रू प्लांट्स है या प्लास्टिक प्लांट। एक्चुअल में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीफ जो है वो वैक्सी अपीयरेंस दिखाते, प्लास्टिक लुक दिखाते हैं। वैसा ही ये लीफ होता है, ये लीव्स इनके होते हैं कॉनिफर्स के, ये प्लास्टिक जैसे लुक को अपीयर करते हैं, क्योंकि लीफ के ऊपर क्यूटिकल नाम का जो वैक्स लाइक मटीरियल होता है, जो लीव्स को ह्यूमिडिटी में प्रोटेक्शन देता है, खास करके ड्राई एनवायरनमेंट में। तो थिक क्यूटिकल थोड़ा होने की वजह से ये वैक्स जैसा अपीयरेंस इनको मिलता है। जिस तरीके से हम विंटर में अपनी बॉडी पे वैसेलिन लगाते हैं और हमारा मॉइस्चर जो है वो लॉक हो जाता है बॉडी में, हमारी स्किन ड्राई नहीं होती, उसी तरीके से ये भी कांस्टेंट वे में एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इनकी बॉडी में वाटर है वो आउटर एनवायरनमेंट में जाने का बड़ा डर रहता है, इसलिए इन्होंने अपने मॉइस्चर को लॉक करने के लिए वैसेलिन तो नहीं लगाया, पर इन्होंने वैसेलिन लाइक स्ट्रक्चर, वैक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, जिसका नाम क्यूटिकल होता है। मोस्टली क्यूटिकल प्लांट्स के लीव्स में देखने को मिलता ही है, पर इनमें क्यूटिकल का थोड़ा बड़ा थिक लेयर है, इसलिए प्लास्टिक लुक मिलता है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने वाटर लॉस को कंट्रोल किया, और उसके साथ साथ जो स्टोमेटा होते हैं वो बड़ा
काम का मटेरियल होता है, काम की चीज़ होती है, उसी के ज़रिए तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम इनहेल करते हैं, मतलब प्लांट्स इनहेल करते हैं। पर स्टोमेटा का एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, CO2 और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के वक्त ये स्टोमेटा थोड़ा सा वाटर भी लॉस कर देते हैं। एक तो यहाँ पर पानी की कमी, एनवायरनमेंट बाहर बहुत ठंडी वाला, एक तो वाटरलेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, मतलब वाटर लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसमें भी स्टोमेटा पानी को और ज़्यादा धीरे 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 करके लूज कर रहा है। तो इन्होंने अपने स्टोमेटा को संकन स्टोमेटा बना लिए, मतलब स्टोमेटा सुपरफिशियल सरफेस पे नहीं होगे, थोड़े से डीपर पोर्शन पे होगे, जिससे विंड के सीधे कांटेक्ट में ना आए। तो इससे भी वाटर लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है। संकन स्टोमेटा कैसे दिखते हैं, किस तरीके से डेप्थ पे आए हुए होते हैं, वो आप गूगल कर सकते हैं। चलिए, और लास्ट स्लाइड हमारी बाकी है, सॉरी, हाँ, लास्ट स्लाइड ही बाकी है हमारी, जो रूट्स को लेकर है, और उसी के साथ जो जनरल फीचर्स है बॉडी के जिम्नोस्पर्म के, वो हम खत्म करेंगे, और रिप्रोडक्शन से अलग पूरा पोर्शन शुरू होगा। टेरिडोफाइट हमने पूरा पढ़ा था, क्योंकि पूरा पढ़ने जैसा था, उसमें ऐसे सेगमेंट्स नहीं कर पा रहे थे हम लोग, पर जिम्नोस्पर्म्स में हमारे पास ऑप्शंस है। तो हम बॉडी फीचर्स, जनरल फीचर्स को शुरुआत में समझ रहे, और रिप्रोडक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे। तो अब हमारी लास्ट स्लाइड है रूट्स को लेकर। तो रूट्स में कैसा एडेप्टेशन देखने को मिलता है, सबसे पहले हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स टैप रूट होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। अब वापिस आप कंफ्यूज होगी टैप रूट क्या होता है, तो 2 तरीके के रूट्स होते हैं, टैप रूट एंड दी फाइब्रस रूट। तो पहले मैं फाइब्रस रूट बना रहा हूँ। फाइब्रस रूट्स जिम्नोस्पर्म शो नहीं करते, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइब्रस रूट्स भी होते हैं। तो ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रस रूट्स। ये रूट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं होते, क्योंकि आप देखिए रूट्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो ऊपर जो स्टेम ग्रो होता है वो बहुत पतला होता है, और मोस्टली फाइब्रस रूट स्ट्रक्चर है वो बेसिक किस्म के जो प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो इतने डोमिनेटिंग नहीं होते, वही शो करते हैं। तो ये है फाइब्रस रूट स्ट्रक्चर। टैप रूट स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। जब प्लांट बड़ा होता है तब उसको टैप रूट बनाना पड़ता है, क्योंकि वही बहुत डेप्थ तक अंदर जा सकता है और प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे पाएगा, वरना तो पूरा प्लांट अपनी ही वेट से नीचे गिर जाएगा। तो टैप रूट जो है वो प्लांट को एनकरेज करता है। तो कैसा होता है ये टैप रूट, चलो अब मैं आपको टैप रूट बताता हूँ। तो टैप रूट कैसा दिखेगा, अपने टैप रूट यहाँ बनाते हैं, ये ज़मीन है, उसके ऊपर का जो हिस्सा होगा वो होगा स्टेम का, तो ये स्टेम है। अब नीचे जो होगा पोर्शन वो रूट का होगा। फिलहाल एक काम करते हैं, एक आध अपने लीफ भी बना लेते हैं यहाँ पर। अब नीचे रूट्स बना रहे, तो टैप रूट कैसे होंगे, देखिए अब टैप रूट्स जो होंगे वो इस तरीके के होंगे, टेपरिंग रूट्स, मतलब जो ऊपर से तो ब्रॉड है, पर नीचे से जैसे धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, नैरो होते जाते हैं, जिनका एंड नैरो होता है, और उससे छोटे छोटे और भी रूट्स यहाँ से निकलते हैं ऐसे इस तरीके से। तो ये जो रूट्स हमने बनाए फिलहाल, ये टैप रूट्स होते हैं। टैप रूट्स की डेप्थ बहुत लंबी होती है, इस वजह से वो गहरे पाए जाते हैं। इसी रीज़न से हम कह सकते हैं कि जो टैप रूट्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट को। और जिम्नोस्पर्म्स में जो बड़े ट्रीज होते हैं, और मोस्टली सारे जिम्नोस्पर्म्स कह सकते हैं, उनके पास टैप रूट्स ही है। तो आप लोगों ने समझा कि टैप रूट्स क्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके रूट्स ने भी कुछ एडेप्टेशन किया है, और वो क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पाइनस नाम का जो ट्री है जिम्नोस्पर्म के अंदर, उस पाइनस के अंदर हमें रूट्स में एक स्पेशल किस्म की फंगी देखने को मिलती है। उस फंगी का नाम है माइकोराइजा। देखिए वो फंगी यहाँ रही, ये जो आपको यहाँ पर हिस्से दिख रही है, जो वाइटिश स्ट्रक्चर दिख रहा है वो, और ये सारे जो धागे फैले हुए हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर, जिसको फंगी के हाइफे कहते हैं, हम लोग माइसेलियम कह रहे थे, ये सब कुछ जो फैला हुआ है बच्चों में फंगी का पार्ट है, और इस फंगी का नाम हमने माइकोराइजा कहा है। ये इन्फेक्शन नहीं कर रही। माइकोराइजा नाम की फंगी पाइनस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये पाइनस को डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, मिनरल्स और वाटर को खींच के ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करवाती है, जिससे पाइनस बहुत अच्छे अमाउंट में फूड प्रोड्यूस कर सके। कहते हैं कि पाइनस और माइकोराइजा नाम की फंगी का जो ये रिलेशनशिप है वो बेस्ट फ्रेंड की तरह है।
दोनों आपस में एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। पाइनस को फंगस जो ये है माइकोराइजा वो प्रोटेक्शन देती है, ज़्यादा वाटर एंड मिनरल्स देती है। सामने पाइनस इसको खाना बना के देता है क्योंकि फंगस अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती, वो हेट्रोट्रॉफिक होती है। तो ये हमने पढ़ा कि माइकोराइजा नाम की फंगी पाइनस के साथ कैसे एसोसिएटेड होती है। ठीक उसी तरीके से जिम्नोस्पर्म के अंदर दूसरी कैटेगरी में एक और प्लांट स्पीशीज है जिसका नाम साइकस है, और साइकस में साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसके रूट्स के अंदर। उनके रूट्स में साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है, और ऐसे रूट्स जिसमें साइनोबैक्टीरिया है उनको हम कोरोलोइड्स रूट्स कहेंगे, और ये बैक्टीरिया का मेन फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सी याद रखने का, साइकस, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। साइकस में साइनोबैक्टीरिया का सिम्बायोसिस देखने को मिलता है, मतलब कि ये बैक्टीरिया साइकस के रूट्स में पाए जाते हैं, और इन रूट्स को हमने स्पेशल नाम दिया है। इन बैक्टीरिया का काम है हवा से नाइट्रोजन लेना और उसको फिक्स करना नाइट्रोजन सॉल्ट में, और ये सॉल्ट वो साइकस को देता है, जिससे साइकस एमिनो एसिड और फिर उससे प्रोटीन प्रोडक्शन का काम करता है। इस तरीके से साइकस का बेनिफिट है। और साइनोबैक्टीरिया का बेनिफिट ये है कि साइकस के रूट्स में उसको रहने के लिए एक जगह मिल गई, शेल्टर मिल गया। तो दोनों तरीके से आप कह सकते हैं ये रिलेशनशिप जो है वो बेटर है, वो बेनिफिशियल है। और ऐसे रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स जो जुड़ते हैं, दोनों तरफ से दोनों का फायदा होता है, उनको हम सिम्बायोसिस या म्यूचुअलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा रूट्स के अंदर पाइनस में माइकोराइजा का एसोसिएशन एंड साइकस में साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन। और इसी के साथ ये जो जनरल इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक है जिम्नोस्पर्म का वो हम फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे जिम्नोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन नाम के टॉपिक के साथ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा।